हेलो एवरीवन, आज हम फोर्थ लेक्चर में हैं एंड वी विल स्टार्ट रेडियो एक्टिविटी दैट इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इसमें से आपका जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 या 3 मार्क्स का पेपर आ जाता होता है। जितना भी मैं आपको करवाऊंगी उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद मी देन आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं करवाऊंगी सब कुछ उसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी को। तो रेडियो एक्टिविटी को समझने से पहले हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। दैट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। देखो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है। एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर हम नोट करते हैं। इसका प्रोटॉन 8 है, इसके भी न्यूट्रॉन्स 8 हैं। प्रोटॉन्स इसके 12 हैं, इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14 हैं। इसके 30 हैं और इसके कितने हैं 45 हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि इनमें से रेडियो एक्टिव कौन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है, तो वो कौन होगा। आप देखो इसमें क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है तो ये स्टेबल एलिमेंट है। स्टेबल है तो ये रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल तो नहीं है बट बहुत थोड़ा फर्क है, इसलिए ये भी क्या है रेडियो एक्टिव नहीं है। बट अगर आप इसमें देखो, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में बहुत फर्क है, ठीक है। तो ये एलिमेंट कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेरा कौन सा है, Z। इससे हमें क्या पता लगा कि जहां पर न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या हो जाते हैं या ऐसे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। तो देखो आपके पास जो भी है ना वो सब क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। हर एलिमेंट, हर इंसान और हर ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करता है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है और इसमें मेरे नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं वो ज्यादा है किससे, प्रोटॉन्स से। अब ये स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्टेबल होने के लिए मुझे न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है, ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता है। और डिसइंटीग्रेट होके ये क्या करता है, कोशिश करता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। जब इक्वल आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब डिसइंटीग्रेट का मतलब, डिसइंटीग्रेट मतलब अपने आप में से कुछ निकालना। ये 3 तरह से निकालते हैं अपने आप में से। क्या किस तरह की डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलती हैं, एक तो हमें मिलती है अल्फा, एक हमें मिलती है बीटा और तीसरी हमें मिलती है गामा। तो इन तीनों रेस को निकाल के या इन तीनों रेस को निकाल के ये क्या कोशिश करता है कि मैं किसी तरह से क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह की डिसइंटीग्रेशन होती है, अल्फा रे, बीटा रे एंड गामा रे। अगर आपके पास अल्फा रे निकलती है, ठीक है, अल्फा रे में क्या होता है, जो आपका मास नंबर है, ठीक है, जैसे कोई आपका एलिमेंट है एक्स, जो मास नंबर है वो कितना कम हो जाता है 4 से, और जो आपका एटॉमिक नंबर है वो कितना कम हो जाता है 2 से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सिमिलरली अगर बीटा रे एमिशन होता है तो बीटा रे में क्या होता है, अगर आपका ये कोई एलिमेंट एक्स है तो जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है एक नंबर 1, और जो आपका मास नंबर है उस पर कोई भी फर्क नहीं रहता। मान लो पहले ए था तो अब भी कितना रहेगा, ए रहेगा। और अगर आपके पास गामा रे एमिट होती है तो आपके पास कुछ भी चेंज नहीं होता, जितना आपका मास नंबर था और जितना आपका एटॉमिक नंबर था वो वैसे ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 3 तरह के एमिशंस होते हैं। ओके, ये तो हमें पता लग गया कि इस तरह से एमिशंस होते हैं। एक बात ये याद रखनी है हमें कि गामा रे में एक तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, बट इससे क्या हो जाता है, फिर भी जो आपका न्यूक्लियस है फिर भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। योर न्यूक्लियस विल गेट स्टेबल। ओके, अब ना इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा, बीटा और गामा
इन तीनों की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है, या इनकी प्रॉपर्टीज फिर भी हमें लर्न करनी है, हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाता है, आपके पास कोई ऑप्शन आ जाते हैं और उससे पूछ लेते कि हाँ ये बताओ ये कैसे होगा या वो, ठीक है। तो मैं अब आपको इसकी प्रॉपर्टीज नोट करवाती हूँ, ठीक है। कॉलम बना लो अल्फा बीटा और गामा का, ओके। अल्फा बीटा एंड गामा। मेरे साथ साथ आप नोट्स अपने बनाते रहो, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले पॉइंट जो हमें नोट करना है अल्फा में कि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत लो होती है। पेनिट्रेशन पावर लो होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है तो इसको इजीली छेद नहीं सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, दैट इज द लो पेनिट्रेशन। लो पेनिट्रेशन, जो इनकी पेनिट्रेशन है दैट इज द मोर देन अल्फा, मोर देन अल्फा। और जो हमारी गामा रेज है इनकी हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है, हैव हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमें नोट करना है दैट दे हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, हाईएस्ट आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन का मतलब आयन्स बना देना। अगर आपके पास कोई एटम है, जैसे आपके पास एयर है, ठीक है, तो एयर में क्या हो जाते हैं? एटम्स बन जाते हैं, ठीक है। सॉरी, एयर में आपके पास आयन्स बन जाते हैं एटम्स के, तो वो सबसे ज्यादा कौन सी रे से बनते हैं? अल्फा रे से बनते हैं, ठीक है। और जो इनकी आयोनाइजेशन है वो लेस है एज कंपेयर टू अल्फा, लेस देन अल्फा। और जो इनकी आयोनाइजेशन है वो सबसे लीस्ट है, लीस्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स में याद रखने की किसकी हाई क्या है और किसका लो क्या है, ठीक है। थर्ड आपको ध्यान रखना है वेलोसिटी। अल्फा रे जिस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो इनकी वेलोसिटीज होती हैं, वेलोसिटीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड गामा रेज ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इनकी जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्थ पॉइंट है दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, लेस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है, मान लो मेरे पास ये कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड दिस इज माय सराउंडिंग। तो जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, अगर आप उसको टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा, ठीक है। गर्म क्यों लगता है कि मान लो इसके न्यूक्लियस में से एक अल्फा रे निकल रही है, जब अल्फा रे इस एलिमेंट के साथ टकराएगी, इसको टकरा के ही बाहर निकलेगी ना, जब इसके साथ टकराएगी तो इसको क्या कर देती है? गर्म कर देती है, ठीक है। इसका यही मतलब है। जो ये भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बट मोर देन अल्फा, मोर देन अल्फा। एंड जो आपके पास गामा रे है दे प्रोड्यूस द मोस्ट हीटिंग इफेक्ट, मोस्ट हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, दे आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इन पर असर होता है। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट देम। सिमिलरली यही पॉइंट आप यहां पर लिखेंगे, दे आर इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर हम गामा रेज की बात करें तो इन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे नोट करवाती हूँ, वेट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट। ये क्या है? दे आर द हीलियम न्यूक्लियाई, दे आर हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। जो आपके बीटा रेज है दैट आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये
इस बीम में आपके पास क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि गामा रे है ये क्या है, ईएम वेव, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। +2 में ना आपके पास एक चैप्टर होता है ईएम वेव के बारे में। अगर आपको किसी को भी समझना है कि ईएम वेव क्या होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ईएम वेव भी बता दूंगी क्या होती है। बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट है, आई होप आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, बट फिर भी अगर किसी को ना पता हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको वो भी डिटेल में अगले लेक्चर में समझा दूंगी, ठीक है। आई थिंक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको नोट करवाना है, ये जो सभी है ना फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, तो आप सभी में ये लिख लेना, दे इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है। तो ये पॉइंट सभी में है, इन बीटा में भी सेम यही पॉइंट आएगा और गामा में भी सेम यही पॉइंट आएगा। तो इनके डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं, पॉइंट्स, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मुझे लगता है मेरे बताने से आपको लर्न हो गई होंगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, अब इसके बाद रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स लिख लो, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रही हूँ यूनिट्स के। यूनिट्स को अपने याद रखना है CRB से, CRB इज द निमोनिक जिससे अपने यूनिट्स को याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट C से आपके पास क्या है, 1 क्यूरी। तो 1 क्यूरी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। DPS का मतलब है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ओके। नेक्स्ट आपके पास है रदरफोर्ड 1, रदरफोर्ड आपके पास इक्वल है 10⁻6 DPS के। थर्ड आपके पास है 1 बैकरल, 1 बैकरल आपके पास है 1 DPS के। तो CRB से आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो C में है सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होती है 10⁻10 की, R में रदरफोर्ड में 10⁻6 की, और B में ओनली 1 DPS। तो CRB से आप इसको याद कर भी लोगे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि किसकी सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन है और किसकी डिसइंटीग्रेशन सबसे कम है, ओके। एक मुझे आपको रेडियो एक्टिविटी सीरीज के बारे में बताना है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी सीरीज पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ना लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक रेडियो एक्टिव सीरीज पे क्वेश्चन आया था, तो आप इसको भी ध्यान में रखना। जो इसके क्वेश्चंस है ना, मैं सारा यूनिट कवर करवाने के बाद न्यूक्लियर एंड पार्टिकल के सभी क्वेश्चंस इसी चैनल पे कवर करवाऊंगी, ठीक है। पहले मैं सारा आपको सिलेबस करवा दूं एक बार, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी जो भी लास्ट ईयर आए हुए और उसके अलावा एडिशनल भी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सीरीज। यहाँ पे हमने लिखना है पेरेंट एटम कौन है, ठीक है। तो सीरीज का नाम, पेरेंट एटम कौन है, डॉटर एटम कौन है और सीरीज का नेम क्या है, ठीक है। तो सीरीज है आपके पास 4n + 1, 4n + 2 एंड 4n + 3, ठीक है। जो आपके पास पेरेंट है 4n सीरीज का, उसका क्या नाम है, थोरियम। एटॉमिक मास इसका कितना है, 232। जिसका डॉटर एलिमेंट है वो कौन सा है, लेड, एंड जिसका एटॉमिक मास कितना है, 208। और इस सीरीज का नेम क्या है, थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज। सिमिलरली जो आपके पास 4n1 है, इसका जो पेरेंट एटम है वो कौन है, नेपट्यूनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 237। जो इसका डॉटर एलिमेंट है वो क्या है, बिस्मथ, एटॉमिक मास है 209 और इसका नेम है नेपट्यूनियम सीरीज, नेपट्यूनियम सीरीज, ओके। 4n + 2 का आपके पास पेरेंट है यूरेनियम, यूरेनियम, एटॉमिक मास है इसका 238, एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट लेड, हैविंग एटॉमिक मास 206 और इसको हम कहते हैं यूरेनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज।
जो 4n+3 है उसका भी पेरेंट एलिमेंट यूरेनियम है, बट जिसका एटॉमिक मास है वो कितना है, 235 है। ओके, एंड लेड इसका क्या है, डॉटर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 207, और इसको हम कहते हैं एक्टिनियम सीरीज। एक्टिनियम सीरीज, तो आपने इसको कैसे याद रखना है, आंट से, AUNT, एक्टिनियम, यूरेनियम, नेपट्यूनियम, थोरियम। तो इस तरह से आप निमोनिक मतलब आंट से आप कैसे याद रखोगे कि ए किसका है, 4n+3 वाली सीरीज है, 4n+2, 4n+1 और 4n, ठीक है। और इसके डॉटर एलिमेंट्स देखो, सबके डॉटर एलिमेंट्स लेड है, बस किसका अलग है, नेपट्यूनियम का। सीरीज याद करना बहुत इजी है, अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको इजी लर्न हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये निमोनिक आपको मैंने दिया है, अगर आप इससे लर्न करोगे तो आपको और भी इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सीरीज का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताना है ना, वो बस मेरा लास्ट टॉपिक है जो मुझे अब कवर करना है, वो है गामा रे के बारे में, ठीक है। गामा रे किस तरह से एब्जॉर्ब होती है किसी भी एटम में, वो बताना है। अच्छा बताओ, गामा रे निकलती कहां से है, ये देखो, ये आपका एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो, जो गामा रे है, अल्फा रे है या बीटा रे है, वो कहां से निकलती है, इस न्यूक्लियस में से निकलती है। जब वो इस न्यूक्लियस में से निकलती है, तो जब वो यहां पर आती हैं, तो यहां पर आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं ना। इन इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये गामा रे जब इनसे टकराती है, इन इलेक्ट्रॉन्स से टकराती है, तो क्या होता है ना, तीन तरह से होता है, तीन तरह का प्रोसेस है, वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, फर्स्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, इस केस में क्या होता है, दिस इज योर एटम, दिस इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। जब भी कोई गामा रे आती है, ठीक है, मान लो बाहर से आ रही है, बाहर से कहां से आएगी, मान लो ये तो कोई एटम दूसरा है, ठीक है। यहां पर आपने क्या रखा है, ये एक ऐसा एटम है, दिस इज योर एटम एंड दिस इज योर न्यूक्लियस, ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसमें से गामा रे निकलेगी। अगर गामा रे निकलेगी तो हम ना ये नहीं दिखाते, हम सीधा ऐसे दिखा देते हैं कि गामा रे निकली। गामा रे निकलती क्योंकि गामा रे के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को यहाँ बैठा इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी एनर्जी लेके क्या करेगा, इस एटम से फ्री हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। क्योंकि गामा रे ईएम वेव है ना, और ईएम वेव किसकी बनी होती है, फोटोन की। तो हमने क्या कहा कि इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, और उसकी एनर्जी को लेके इस एटम से क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, जब आपकी गामा रे क्या करती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है उसके शेल से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर कॉम्पटन इफेक्ट। अब कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, दिस इज योर एटम है ना, एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। कोई भी गामा रे आती है, ठीक है, गामा रे क्या करेगी, मान लो यहां पर बैठे किसी इलेक्ट्रॉन से टकराई, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होता है और साथ में कुछ एनर्जी एमिट होती है। मान लो जैसे ये गामा रे है ना, मान लो इसकी जो वेवलेंथ थी लैम्डा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मान लो इसके पास कुछ भी एनर्जी है, मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए मान लेती हूँ कि इसके पास मान लो एनर्जी कितनी है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, कुछ भी ले लो। अब इस इलेक्ट्रॉन को भी कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना इस शेल में से निकलने के लिए। मान लो इसने कितनी एनर्जी ले ली, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले ली, बट 5 तो बच गई ना, तो बाकी की जो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो गामा रे के रूप में ही बाहर आएगी, बट उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। अगर इसकी लैम्डा थी तो इसकी क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो वेवलेंथ है, कॉम्पटन इफेक्ट के बाद जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो एनर्जी है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रे वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वेवलेंथ ऑफ गामा रे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये याद रखना है, ठीक है। कॉम्प्लेन इफेक्ट में आपके पास एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक वेवलेंथ या एनर्जी निकलेगी जो कि आपकी ओरिजिनल गामा रे की वेवलेंथ और एनर्जी से कम या ज्यादा होगी, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी और जो आपके पास एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन। इस पे क्वेश्चन आया था, एक्चुअली इसकी एनर्जी पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन। इसमें हमारे पास क्या होता है, दिस इज योर एटम एंड दिस इज योर न्यूक्लियस। आपके पास एक गामा रे आती है, ठीक है, गामा रे टकराती है, क्या निकलता है आपके पास यहां से बाहर, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, और साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉन का साथी दैट इज द पॉजिट्रॉन निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। बट इसकी शर्त क्या है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इसकी शर्त क्या है कि ये जो गामा रे है ना, इसके पास कितनी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, इसके पास एनर्जी होनी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसके पास इतनी एनर्जी होगी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी ले लेगा बाहर निकलने के लिए, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पॉजिट्रॉन है वो भी कितनी एनर्जी ले लेगा, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन देखनी है तो आपकी गामा रे के पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को निकलने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये भी आ जाए कि गामा रे की रेस्ट मास एनर्जी कितनी है, तो गामा रे की रेस्ट मास एनर्जी है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की भी जो रेस्ट मास एनर्जी है वो भी कितनी है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने ना रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सीरीज भी देख ली है। मुझे नहीं लगता रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक से इससे बाहर के क्वेश्चन आएगा। इस पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना अलग अलग बुक्स से, वो मैं आपको सभी करवा दूंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज हमारा 4th डे था, ठीक है, और हमने रेडियो एक्टिविटी पार्ट कवर कर लिया है, ओके। एंड इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल रिजॉल्व योर डाउट, ओके। एंड ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।